Hello students, let's do a full-fledged question of cash flow statement. ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के अंदर फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आएगा। कई बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है, इन्वेस्टिंग आ जाती है अलग से, कई बार फाइनेंसिंग आ जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है चांसेस वो हैं वो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन के आएंगे। तो हम इसको भी करते हैं कैसे। आपको एक फॉर्मेट बनाना है सिंपल सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। इस क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 है, तो जो लास्ट डेट होगी करंट ईयर की वो हमें लेनी है। ठीक है, ये आपको एक फुल फ्लेज फॉर्मेट बनाना है। इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ आपके पास आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ये हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में है या नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में यस रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट होती है, तो हमें वर्किंग नोट में इसको बना लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हमें लिखना है ट्रांसफ़र फ्रॉम रिज़र्व। हमने क्या करना है, बेसिकली करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये 30,000 प्रीवियस ईयर का है, 80,000 करंट ईयर का है, तो 80,000 माइनस 30,000 आपके पास आएगा 50,000। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड है, इस क्वेश्चन में है, वो प्रीवियस ईयर का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, PY का मतलब प्रीवियस ईयर, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 20,000 है, वो भी इसमें ऐड करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20,000 यहाँ तो ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में लेस होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में अंदर हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस भी दिया हुआ है। ये है ऊपर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। लास्ट ईयर आपके पास 20,000 था, करंट ईयर आपके पास 15 है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करंट ईयर ऐड प्रीवियस ईयर लेस, तो 15,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड हमेशा ऐड होता है, पेड लेस होता है, इसको करंट ईयर का प्रोविज़न भी बोल देते हैं। तो टोटल हमारे पास आएगा 85,000। ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको पुट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। इसमें अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। वैसे क्वेश्चन में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हम हमेशा उसे ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड से करते हैं, यानी कि जिसके अंदर एसेट अकाउंट अलग से बनता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनता है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कोई थर्ड बैलेंस नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट के अंदर। तो 10,000 आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, चाहे तो आप अकाउंट बना सकते हो। तो हम अकाउंट बना के ही करते हैं ताकि आपका पुराना पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हम बना लेते हैं। लास्ट ईयर 3,50,000 है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लिख लेंगे 3,50,000। करंट ईयर आपका बैलेंस जो है वो है 4 लाख रुपीज़, हम इसे लिख लेते हैं 4 लाख रुपीज़। क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का सिर्फ यही फिगर दिया हुआ है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो। लास्ट ईयर 50 है तो करंट ईयर 60 है, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हम इसको कह सकते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लो, चाहे डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लो, नीचे लिख लो बीइंग करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई थर्ड बैलेंस नहीं दिया हुआ। 10,000 आप ये लिख लो। अब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 4,10,000 है, और आपकी जो डेबिट साइड है वो आपकी है 3,50,000। तो इट मीन्स डेबिट में हमेशा क्या आता है, बीइंग परचेज टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। 350 410 में से माइनस करेंगे तो 60,000 आपका बीइंग परचेज आ जाएगा।
इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। फ़िलहाल हमने डेप्रिसिएशन नॉर्मल ही कैलकुलेट किया है, डायरेक्टली हमने डिफरेंस ले लिया एज़ पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10,000 अकाउंट बना के भी कर लेते हैं इसको एक बार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैं अलग से अकाउंट बना देता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है, एक तरह से हमारे पास लायबिलिटी होती है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन पे ख़त्म होता है। लास्ट ईयर आपका जो है 50,000 का था, करंट ईयर आपका 60,000 है। डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि हमारे पास जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। अगर क्वेश्चन में करंट ईयर का दिया होता तो हम यहाँ लिखते, तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। लेकिन हमने तो कोई मशीन सेल ही नहीं की, इसलिए कोई फिगर भी नहीं है। तो यहाँ पे 60,000 ज़्यादा है। अगर डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट के तो यहाँ लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, नीचे लिखते हैं बीइंग या बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, मैं 10,000 रुपीज़, और हमने यही लिखा था बेटा यहाँ भी। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो। इस केस में सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा अकेला, साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनेगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप चाहे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करो, चाहे आप रिटर्न डाउन वाली मेथड से करो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बैलेंस दिया होगा यानी कि एडजस्टमेंट में दिया होगा तो आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये जस्ट समझाने के लिए था आपको। तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई ऐसा अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका आएगा 95,000 रुपीज़। इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप तो 11th क्लास से जानते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब कोई अगर करंट एसेट आपकी कम होती है, ठीक है बेटा, करंट एसेट कम होने का मतलब क्या है? आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ था, आपने उसको सेल कर दिया, तो करंट एसेट कम हो रही है, लेकिन कैश तो इनफ्लो हो रहा है ना, इट मीन्स प्लस आइटम। ऐसे अगर मान लो कि आपने करंट एसेट परचेज़ की, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक परचेज़ किया, चाहे वो उधार में किया चाहे आपने कैश में किया, तो बेटा अगर आप कैश में स्टॉक ख़रीद रहे हो, गुड्स ख़रीद रहे हो, तो आपकी जो करंट एसेट है एक साइड तो बढ़ती है लेकिन कैश जो है वो कम हो रहा है। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही देखनी है, और तो कोई देखनी नहीं, क्रेडिट वाली तो हम लिखेंगे ही नहीं। हालांकि BR BP तो इसमें आते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट होंगे या हमें कैश में पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है बेटा, इसका सिंपल सा रूल है एक, वो देखिए आप, वैसे मैं करवा चुका हूँ। करंट एसेट अगर बेटा डिक्रीज़ होती है तो ऐड होती है, करंट एसेट अगर इंक्रीज़ होती है तो लेस होती है। लायबिलिटी का इसका रिवर्स है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो ऐड होती है, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो लेस होती है। अब करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या है? आपने किसी उधार में सामान लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, एक तरह से वैसे ही प्रोडक्ट उधार में ख़रीदना ही होता है करंट लायबिलिटी। आपका ट्रेड पेबल्स आता है इसके अंदर, क्रेडिटर्स आते हैं, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर भी जिसको बोल देते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, तो वो प्लस आइटम में काउंट होगा। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, छोटा सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, धीरे धीरे सीख जाओगे आप। अभी आपकी स्टार्टिंग ही है फुल फ्लेज क्वेश्चन करने की। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। मैंने आपको बोला है कि ऐड करना है हमें डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, इसे हम बोलते हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा प्रॉपर लिखा करो, सेम कॉपी नहीं करना आपने। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स ऐड होता है, और चीज़ ऐड होती है इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट चलना है हमें, लेस करेंगे। अगर डिक्रीज़ इन करंट एसेट लेस होता है, इंक्रीज़ फिर क्या होगा? डिक्रीज़ इन करंट एसेट ऐड होता है तो इंक्रीज़ जो है वो लेस होगा, इसका अपोजिट जो आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया वही है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ जो हो रही है वो ऐड होती है, तो डिक्रीज़ हो रही है तो क्या होगी? लेस होगी। मतलब हमने किसी की पेमेंट कर दी तो पेमेंट करेंगे तो पैसा बेटा ओबियसली जाएगा ही। डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी आप प्रॉपर पूरा लिखा करो डिटेल में, तो वैसे थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ पर आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले करंट एसेट्स कहाँ पे हैं?
करंट इन्वेंट्रीज हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, हाईली लिक्विड एसेट होती है, हम कभी भी सेल कर सकते हैं। तो ये बेटा इसके अंदर नहीं आता कभी भी। इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री लास्ट ईयर आपका 60,000 का है, करंट ईयर 90 का है, तो ये इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़? बेटा इंक्रीज़ हुआ, इट मीन्स आपका पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी हेड बना दिया है। तो आप इन्वेंट्री ले लो। 30,000 जो है बेटा ये इंक्रीज़ हुई थी, तो मैंने माइनस में लिख दिया इसको। चाहे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि मेन जो फाइनल आउटपुट है वो तो यहाँ लिखना है हमें इस एक्टिविटी का। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है क्वेश्चन के अंदर। लास्ट ईयर आपके ट्रेड रिसीवेबल 65,000 के थे, ये देख सकते हो आप। करंट ईयर 97 है बेटा, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल भी आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा 65,000 थे, ठीक है, अब 97,000 हो गए, तो कितने इंक्रीज़ हुए? 32,000 लिख लेते हैं माइनस आइटम में। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कैश एंड बैंक भी आता है, करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो हमें इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। आ जाओ बेटा अब लाइबिलिटी पे। क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, इसको कुछ नहीं करना, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है। ट्रेड पेबल्स देखो, लास्ट ईयर आपके 96,000 थे, अब इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आती है ऐड आइटम में, प्लस आइटम में, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, पैसे आपके पास आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये था आपके 96,000 थे, अब 150 हैं, तो 54,000 इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये प्लस आइटम हम करेंगे, ये अब दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस आइटम है, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 87,000 आपका आएगा। इसे हम वैसे तो लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ़िलहाल लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से हमें लेस करना है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जिसको टैक्स भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो हमें ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का हम लेस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही हम इस ईयर में पे करते हैं। आपने कभी देखा होगा इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरते हैं वो लास्ट ईयर वाला टैक्स पे करते हैं करंट ईयर के अंदर। तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का है 12,000 रुपीज़, इसको अंदर ही लिख लो फ़िलहाल, ये लेस कर देंगे हम। तो ये आपके पास नेट जो जनरेशन आएगा कैश का वो आएगा 75,000, यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, यहाँ फ्लो फ्रॉम भी लिख सकते हो, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, मैं फ्रॉम ही लिखता हूँ, आप भी फ्रॉम ही लिखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। उसके बाद हम पार्ट बी में लिखते हैं, इसी का पार्ट बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ तो राइटिंग भी ठीक नहीं है मुझे पता है, फिर भी आप लोगों को समझ आना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आदत डाल लो थोड़ी सी। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली फिक्स एसेट में हम देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन में देख के लग रहा है कि पहले 3 लाख के फिक्स एसेट थे, अब 340 है, इट मीन्स हमने परचेज़ किए होंगे, लेकिन हमने बेटा एसेट अकाउंट बनाया था, तो एसेट अकाउंट के अंदर हमारे पास 60,000 आया था बीइंग परचेज। तो बेटा पहले तो वही लिखो, पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा बेटा 60,000 का आया था, ये आपकी नेगेटिव आइटम है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने पे किया है, तो ये नेगेटिव आइटम में आएगी। 60,000 आप पे कर रहे हो, मेरे ख्याल से 60 नहीं 50 आना चाहिए था, मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में। तो ये आपकी एक ही एक्टिविटी है, मतलब एक ही आइटम है इसके अंदर, और तो कुछ हमने कोई फिक्स एसेट ऐसी परचेज़ की नहीं, तो 60,000 मुझे डाउट हो रहा है, चलो ठीक है, नेगेटिव साइड लिखते हैं इसको। उसके बाद सी एक्टिविटी होती है, इसमें स्पेस कम है, ये आपका यूज़ आया है, यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि नेगेटिव आइटम है। बेटा हमने इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से किया था, तो यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सिंपल है, ये 50,000 की परचेज़ है,
क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, तो 10,000 ऑपरेटिंग में ट्रांसफ़र कर दिया था, 50,000 यहाँ पे हमारे पास आएगा। ये नहीं आएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हाँ, मैंने वही मिस्टेक की है, मुझे लग भी रहा था। तो 50,000 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने देखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। अब जब की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें हमने देखना है रिलेटेड टू फाइनेंस क्या क्या चेंजेस हुए हैं। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 2 लाख की थी, आप देख सकते हो। करंट ईयर 3 की है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर में कोई प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मली लिखेंगे। लास्ट ईयर 2 थे, करंट ईयर 3 है, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बोला गया है कि लास्ट ईयर 75,000 थी, करंट ईयर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स आपने रिडम्पशन की है, तो यहाँ पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये 75,000 की है, नेगेटिव आइटम में आएगा। एक नीचे एडजस्टमेंट और दी हुई है, जो ऊपर लिखा हुआ था ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नीचे एडजस्टमेंट है कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। लास्ट ईयर 37,000 था, करंट ईयर ये 25,000 है आपके पास। इट मीन्स आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट ईयर बेटा आपका 37,000 है, वीडियो में क्लियर नहीं है तो आप सुन लीजिए। करंट ईयर 25 है, तो आपने 12,000 इसकी पेमेंट कर दी। इसके अलावा एक चीज़ और आएगी बेटा, पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर ही ऐड होगा बच्चे, प्रीवियस ईयर ही लेस होगा। प्रीवियस ईयर हमने 20,000 ऐड किया था, तो 20,000 ही लेस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है, जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, लोन वाज रिपेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये जो लोन था 75,000 रुपीज़ का, जो हमने पे कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, 15% इस पर इंटरेस्ट था, ये लिखा हुआ है। ये हमने 1 अप्रैल को किया है, यानी कि नेक्स्ट डे ही कर दिया, स्टार्टिंग के अंदर ही। तो बेटा अगर नेक्स्ट डे ही किया हो, स्टार्टिंग के अंदर ही किया हो, मतलब हमने पूरे ईयर वो यूज़ नहीं किया, 1 अप्रैल को ही कर दिया, तो इस ईयर में इसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये चीज़ याद रखना। तो हमारे पास ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 20,000 नेगेटिव, 12,000 नेगेटिव, 32,000, 75,000 नेगेटिव, 1,08,000, 1,07,000, 1 लाख पॉजिटिव, 7,000 आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड, अगर नेगेटिव आए तो, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद बेटा मेन चीज़ इसमें अब करनी है, हमने 3 स्टेप हैं। यहाँ लिखते हैं नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है A + B + C। A था हमारे पास 75,000 पॉजिटिव, B था हमारे पास 50,000 नेगेटिव, इट मीन्स 25,000 पॉजिटिव हो गया, 7,000 फिर नेगेटिव आ गया, तो 18,000 है। ये इंक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुआ काट दो यहाँ से, आपको लिखना ही नहीं है, वैसे साइड में कहीं करके देख लो रफ में। अब उसके बाद हमें इसमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे हमने ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द बिगिनिंग। ये चीज़ याद रखना, बिगिनिंग वाला ऐड करना है। अगर इन तीनों के टोटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग वाला ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो देखते हैं कितना था, अभी चेक करते हैं। 5,000 आएगा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। 5,000 एक तो ये आएगा और एक आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी 20, तो इट मीन्स बिगिनिंग वाला जो है वो 25,000 है। 25,000 जब आप ऐड करोगे इसके अंदर तो ये आपके पास 43 आएगा। अगर तो एंड वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43 है टोटल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, एक तो कैश बैलेंस आएगा 13,000, ये 30,000, ये तो दोनों का टोटल कितना हुआ 43। ये आपका बेसिकली बेटा वर्किंग नोट के अंदर करना है, तो 43 आपका पूरा आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसने शायद कहीं पे किया हो, ये जैसे किया हुआ है, तो आपको ऐसे शो करना है वर्किंग नोट के अंदर अलग से। तो हमारा 43 आ रहा है, इट मीन्स हमने ठीक किया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना, चाहे जितनी बार पूछ सकते हो पूछ लेना। डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।